गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोग स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का सेकेंड क्लास या सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है यूरिन फार्मेशन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूरिन फार्मेशन। एक्सक्रीशन में वैसे तो अमोनिया फार्मेशन, यूरिया फार्मेशन और यूरिन फार्मेशन तीन पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने अमोनिया फार्मेशन और यूरिया फार्मेशन में कुछ भी नहीं दिया है। तो जो दिया है वो पढ़ते हैं। सीधे यूरिन फार्मेशन दिया है और यूरिन फार्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, जिसमें एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक है रीएब्जॉर्प्शन और एक है सिक्रीशन। 3 स्टेप्स होते हैं और ये 3 स्टेप डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में और डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमको एक एक पढ़ना है। पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर सिक्रीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हेडिंग है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है ये समझ लीजिए। तो वास्तव में ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। ये है फिल्ट्रेशन ऑफ एट ग्लोमेरुलस। या तो आंसर ग्लोमेरुलस दीजिएगा या ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उस पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। इसी नाते इस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ईच किडनी फिल्टर करती है, फिल्टर ब्लड कितना? तो 1100 टू 1200 ml पर मिनट किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो 1100 टू 1200 ml पर मिनट। ये क्या है? तो ये वास्तव में 20% या 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाई हार्ट। हार्ट के द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 20% या 1/5। तो 1/5 ऑफ ब्लड पंप बाई हार्ट। हार्ट के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 20% या 1/5 ब्लड किडनी के द्वारा पर मिनट फिल्टर होता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, फिल्ट्रेशन कैसे होता है? तो फिल्ट्रेशन होता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर
एट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पर जो हाई ब्लड प्रेशर है उसी के नाते क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं। फिल्ट्रेशन क्यों होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट ग्लोमेरुलस, और इसको ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्यों होता है, तो कहेंगे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितने लेयर के थ्रू होता है, तो फिल्ट्रेशन 3 लेयर के थ्रू होता है। अब वो 3 लेयर कौन सी, जरा देख लेते हैं। तो लेयर की स्थिति ये है कि ये मान लेते हैं कि बोमेन कैप्सूल है, और ये मान लेते हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन कितनी लेयर से होता है, तो आंसर देंगे 3 लेयर। कौन कौन सी, तो इंडोथीलियम, ऑफ एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और क्या होता है, एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल की जो एपिथीलियल सेल होती हैं, इन एपिथीलियल सेल को कहते हैं पोडोसाइट, और पोडोसाइट का जब इंट्रीकेट मैनर में अरेंजमेंट होता है, तो यहां बनते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, तो कहेंगे 3 लेयर, और 3 लेयर में कौन सी है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल की जो एपिथीलियल सेल है उनको पोडोसाइट कहते हैं, और इनका इंट्रीकेट मैनर का जो अरेंजमेंट होता है उससे बनता है फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसी को स्लिट पोर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं कि बोमेन कैप्सूल है, ये मान लेते हैं कि ग्लोमेरुलस है। होता क्या है कि एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है, तब ग्लोमेरुलस पर कुछ प्लाज्मा लीक कर जाता है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से लीक करके बोमेन कैप्सूल में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होता है, यहाँ जो फ्लूइड इकट्ठा होता है इसी का नाम फिल्ट्रेट होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, तो कहोगे जब ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से ब्लड प्लाज्मा लीक करके बोमेन कैप्सूल में जाए, उसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ जो कलेक्ट होता है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें नहीं पाई जाती हैं ब्लड की सेल, इसमें नहीं पाई जाती हैं ब्लड की
प्रोटीन, और इसी नाते चूंकि ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल नहीं है, इसी नाते फिल्ट्रेशन बहुत फाइन होता है। फिल्ट्रेशन जब बहुत फाइन होता है तो इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें ब्लड सेल और ब्लड प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल यहां से यहां क्या आता है तो कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा पास हो जाता है। कहां से? ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कहां चला जाएगा? बोमेन कैप्सूल। एक और बात याद रखिएगा, ये जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या क्या होता है? तो फिल्ट्रेट में वाटर होगा, इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, इसमें ग्लूकोज भी होगा, इसमें अमीनो एसिड भी होंगे। बस क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? तो हम कहेंगे इसमें ब्लड सेल और ब्लड प्रोटीन नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड प्लाज्मा ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में आता है। बस क्या नहीं आता है? ब्लड सेल और ब्लड प्रोटीन। इसी नाते फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ठीक, इसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक, और देखो, ये मान लेते हैं कि किडनी है। ठीक, इसमें ब्लड फिल्टर होने आया और ब्लड गया तो कितना फिल्टर हो जाता है? तो जो ब्लड आया था वो लगभग 1100 टू 1200 ml था। लगभग 125 ml पर मिनट 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है और इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी में फिल्टर होने कितना ब्लड आता है? 1100 टू 1200 ml पर मिनट। कितना फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट? तो कहोगे लगभग 125 ml पर मिनट, और इसी को कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो GFR कितना है? 125 ml पर मिनट, इसमें कोई शक नहीं है। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि GFR ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है GFR कम हो। तो एनसीईआरटी में हेडिंग तो नहीं बनी है लेकिन एक पैराग्राफ दिया है, तो हम लोग उसको साइड हेडिंग में पढ़ लेते हैं। तो साइड हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ GFR। किडनी में GFR के रेगुलेशन के लिए, किडनी में GFR के रेगुलेशन के लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है और उस बिल्ट इन मैकेनिज्म का नाम JGA होता है। एक क्वेश्चन तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, GFR 125 ml पर मिनट होता है
उसको बढ़ा भी सकते हो, उसको घटा भी सकते हो, उसको रेगुलेट कर सकते हो। और रेगुलेशन के लिए किडनी में एक GJA नाम की मैकेनिज्म होती है। इसका फुल फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है? तो कहोगे ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। एक क्वेश्चन, कैसे बनता है? फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। कहाँ? एट कांटेक्ट ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी। जिस जगह पर एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी कांटेक्ट में आते हैं उसी जगह सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है और वही जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम जेजीए होता है। एक और क्वेश्चन है, ये एंडोक्राइन होता है, इसमें एंडोक्राइन एक सेल पाई जाती है जिसका नाम जेजी सेल है। और यहां से वास्तव में तो दो हार्मोन निकलते हैं, लेकिन अभी एक याद रखेंगे, कौन सा? रेनिन। तो जैसे ही फॉल इन जीएफआर, जैसे ही जीएफआर कम होता है वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा जेजीए, वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे जेजी सेल। और जेजी सेल जैसे ही एक्टिवेट होंगी यहां से रिलीज होगा कौन सा हार्मोन? रेनिन हार्मोन। और रेनिन हार्मोन क्या करेगा? मेंटेन कर देगा जीएफआर। कैसे मेंटेन करेगा ये अभी यहां नहीं बताया गया है, तो कोई बात नहीं, जहां बताया गया वहीं डिस्कस करेंगे। अभी याद रखना है कि अगर जीएफआर कम हो जाए तो जेजीए एक्टिवेट होगा, तो जेजी सेल एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा? रेनिन हार्मोन निकलेगा और वहां वो निकल के जीएफआर को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जेजीए में लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। किडनी में बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है जिसका नाम जेजीए है या जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है। ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, याद रखिएगा। ये सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। किसके किसके कांटेक्ट से? एफरेंट और डीसीटी से बनता है, इफरेंट से ना बना दीजिएगा। जैसे ही जीएफआर कम होता है वैसे ही जेजी एक्टिवेट होता है। जेजी सेल एक्टिवेट होंगे, क्या रिलीज कर देंगे? रेनिन, और वो मेंटेन करेगा क्या? जीएफआर। एक चीज और देख लें, मान लेते हैं कि ये किडनी है, देखिएगा, और इसमें फिल्टर होने ब्लड आया और ब्लड गया, तो कितना फिल्ट्रेट बनता है? तो आपको पहले से पता है 125 ml पर मिनट। लेकिन यूरिन कितनी बनती है? तो यूरिन की अगर हम बात करें तो केवल बनती है 1 ml पर मिनट। अगर हम पर डे का निकाल लें तो पर डे चाहे आप फिल्ट्रेट कहो एक 125 ml पर मिनट, इसको 180 लीटर पर डे भी तो कह सकते हो। तो यूरिन कितनी बनती है? 1.5 लीटर पर डे। अब देखिए डाटा समझिएगा बेटा, स्थिति यह है कि किडनी में फिल्टर होने को ब्लड आया और ब्लड गया, लगभग 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे क्या बना?
तो हम कहेंगे फिल्ट्रेट बना। लेकिन यूरिन कितनी बनी, लगभग लगभग 1 ml या 1.5 लीटर पर डे। तो बाकी फिर फिल्ट्रेट क्या हुआ, तो जो बाकी फिल्ट्रेट वो री एब्जॉर्ब हुआ। फिल्ट्रेट री एब्जॉर्ब, और लगभग लगभग कितना, तो याद रखिएगा मोर देन 99%। 99% से ज्यादा फिल्ट्रेट री एब्जॉर्ब। क्यों, जो यूरिन बनती है वो लेस देन 1%। 1% से भी कम क्या बनती है, यूरिन बनती है। तो ये डाटा याद रखिएगा। किडनी में कितना ब्लड फिल्टर होने आया, 125 ml पर मिनट पहला। उसमें से कितना फिल्ट्रेट बना, सॉरी कितना ब्लड फिल्टर होने आया, 1100 to 1200 ml पर मिनट। कितना फिल्ट्रेट बना, 125 ml पर मिनट। कितनी यूरिन बनी, 1 ml पर मिनट। इसका मतलब है कि बाकी फिल्ट्रेट गया कहाँ, तो वो हो जाएगा री एब्जॉर्ब। 99% से ज्यादा फिल्ट्रेट क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगली जो हेडिंग है वो है री एब्जॉर्प्शन। क्या है जरा समझ लो। तो जरा देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड कैपिलरी है, और मान लेते हैं कि ये नेफ्रॉन का कोई पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ये नेफ्रॉन का कोई ट्यूब्यूल है, और ट्यूब्यूल है तो उसमें पाई जाएंगी सेल। ठीक है, ये है ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल। और यहां बेटा क्या भरा होगा, अगर ये नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है तो यहां होगा फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में बहुत कुछ होगा, फिल्ट्रेट में वाटर होगा, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड, दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं, यूरिया अमोनिया भी पड़ी हुई है। तो होता ये है कि ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो फिल्ट्रेट से चीजों को री एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और री एब्जॉर्ब करके कहां छोड़ देती हैं, ब्लड में रिलीज कर देती हैं। तो री एब्जॉर्प्शन क्या है, तो कहोगे कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेट री एब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल इपीथीलियल सेल। ठीक है, तो री एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेट री एब्जॉर्ब हो जाएंगे ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल के द्वारा, और वो फाइनली कहां रिलीज हो जाएंगे, तो फाइनली वो ब्लड में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, री एब्जॉर्प्शन का काम कैसे किया जाएगा, ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल हैं ये री एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगी, तो दो ही तरीके हैं, या तो पैसिव और या तो क्या करेंगे, एक्टिव। तो री एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो हम कहेंगे पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है। अब किसका पैसिव होता है, किसका एक्टिव होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। देखो, तो ये याद रखिएंगे, री एब्जॉर्प्शन, अगर हमको री एब्जॉर्प्शन करना है किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम, तो इन सब का री एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा।
लेकिन अगर हमको रीएब्जॉर्प्शन करना है नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो ये कैसे होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हमको रीएब्जॉर्प्शन करना है वाटर का, तो ये पैसिव होगा। कहां? तो कहोगे इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। और इनिशियल सेगमेंट के अगर नाम आपसे पूछ लेगा तो आपको नाम बताना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बताइएगा पीसीटी, ठीक है। अगर पीसीटी ना मिले तो फिर दूसरा नाम बताइएगा हेनले लूप। अगर हेनले लूप भी ना मिले तो फिर डिस्टल में जाइएगा और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, स्पेशली कहाँ? पीसीटी पर। हाँ, नहीं तो फिर हेनले लूप पर। ना मिले तब फिर कलेक्टिंग डक्ट के बारे में सोचिएगा। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है। कहाँ? तो याद रखेंगे एट डिस्टल सेगमेंट। और डिस्टल सेगमेंट का नाम अगर पूछा जाए तो आप डीसीटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज यहां बता दी गई है और याद जरूर रखिएगा। क्या? रीएब्जॉर्प्शन किसका और कैसे? तो अगर ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का कर रहे हैं तो एक्टिव करेंगे, नाइट्रोजनस का पैसिव करेंगे, वाटर का पैसिव भी करेंगे, एक्टिव भी करेंगे। बस पैसिव कहाँ करेंगे? इनिशियल सेगमेंट में। एक्टिव कहाँ करेंगे? डिस्टल सेगमेंट में। इनिशियल का मतलब पीसीटी में करेंगे और डिस्टल का मतलब डीसीटी में। ये दो स्पेशली भी याद रखिएगा। हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट पर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव। एक स्पेशल क्वेश्चन और याद रखेंगे सोडियम का। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। वैसे चूज करना पड़ेगा तो एक्टिव ही लगाइएगा। एक्टिव देखो कहां कहां होता है, तो एक्टिव होता है पीसीटी पर, एक्टिव होता है हेनले लूप पर और एक्टिव होता है डीसीटी। बस हेनले लूप में ये ध्यान रखिएगा कि हेनले लूप का जो थिन सेगमेंट है, जो थिक सेगमेंट है, ऑफ एसेंडिंग लिम्ब, हेनले लूप की जो एसेंडिंग लिम्ब है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो डायग्राम तो ऐसे बनता है। ऐसे होता है। ये यहां से यहां तक ये थिक सेगमेंट है और यहां से यहां तक ये थिन सेगमेंट है। ये थिन है और ये थिक है। तो जो थिक सेगमेंट है वहां सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव। तो देखो एक्टिव कहां कहां है? पीसीटी पर, इसमें कोई शक नहीं। डीसीटी पर, इसमें कोई शक नहीं। हेनले लूप का केवल कौन सा? थिक सेगमेंट, वो भी। लेकिन पैसिव अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। तो कहां? एट थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb of हेनले लूप। इधर देखिएगा, थिन सेगमेंट में जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिव होगा और थिक सेगमेंट में जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा वो
एक्टिव होगा। तो ये सोडियम का स्पेशली याद रखिएगा, सोडियम का एक्टिव कहाँ है, पीसीटी पर भी है, हेनले लूप पर भी है, डीसीटी पर भी है। हेनले लूप में स्पेशली कहाँ है, थिक सेगमेंट पे। सोडियम का पैसिव भी होता है, बस कहाँ होता है, थिन सेगमेंट। इसका मतलब हेनले लूप पर पैसिव भी होता है और एक्टिव भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से कोई ना कोई सवाल आने की संभावना है। अब है सीक्रीशन। सीक्रीशन समझ लें। इधर देखें, ये मान लेते हैं कि कोई रीनल टिब्यूल है और ये उसकी एपिथेलियल सेल है, और यहाँ क्या भरा है, यहाँ फिल्ट्रेट है। तो टिब्यूलर एपिथेलियल सेल टिब्यूलर एपिथेलियल सेल क्या करती हैं, कंपोनेंट को सीधे फिल्ट्रेट में रिलीज कर देते हैं। डायरेक्टली रिलीज इन फिल्ट्रेट बाई, तो आंसर देंगे सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है, तो सिक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें टिब्यूलर एपिथेलियल सेल कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेट में डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं। जैसे क्या क्या रिलीज करेंगे, तो देखो, या तो H+ रिलीज करेंगे, या तो K+ रिलीज करेंगे, या तो अमोनिया या अमोनियम आयन। H+ K+ अमोनिया डायरेक्टली रिलीज इन फिल्ट्रेट बाय द टिब्यूलर एपिथेलियल सेल। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, सिक्रीशन। तो असर देखो क्या होगा, जब H+ K+ अमोनिया रिलीज करोगे तो जो बॉडी फ्लूइड होगा या जो ब्लड होगा उसमें H+ K+ में लेवल में चेंज आ जाएगा। तो सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि H+ K+ अमोनिया फिल्ट्रेट में डाल रहे हो, यहाँ फिल्ट्रेट है, अगर फिल्ट्रेट में डाल रहे होगे तो जो बॉडी फ्लूइड है उसमें H+ कम पड़ेंगे, बॉडी फ्लूइड में K+ कम पड़ेंगे, H+ कम पड़ेंगे तो pH पर भी तो चेंज आएगा, K+ कम पड़ेंगे तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस पर भी तो फर्क पड़ेगा। तो सिक्रीशन के दो इफेक्ट हैं, यूरिन फॉर्मेशन का तो पार्ट है ही, लेकिन ये pH और आयनिक बैलेंस को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस, pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो सिक्रीशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें कंपोनेंट्स जैसे H+ K+ अमोनिया डायरेक्टली फिल्ट्रेट में रिलीज कर दी जाए, प्रोसेस का नाम सिक्रीशन। इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसका जो दूसरा असर पड़ेगा वो pH और आयनिक बैलेंस पर पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात को हम लोग NCERT से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हेडिंग पड़ी है NCERT में यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस हैं, एक का नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, एक का नाम रीएब्जॉर्प्शन है, एक का सिक्रीशन है। ये कहाँ होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, और वो कहाँ होता है, तो वो ग्लोमेरुलस पर होता है, इसी नाते इसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ऑन एन एवरेज लगभग 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाई किसके द्वारा, किडनी, वो भी कैसा, पर मिनट, जो लगभग 1/5 ऑफ द ब्लड है पंप आउट बाई क्या, ईच वेंट्रिकल।
ईच वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसका मतलब ये कार्डियक आउटपुट का 1/5 है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर है वही क्या कराता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कितने लेयर के थ्रू, 3 लेयर। कौन सी, एंडोथीलियम लेंगे ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, एपिथीलियम लेंगे किसकी, बोमेन कैप्सूल की, और बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथीलियल सेल हैं किसकी, बोमेन कैप्सूल की, उनका नाम क्या है, पोडोसाइट। और जब ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हो जाती हैं तो यहाँ माइन्यूट स्पेस छूट जाता है, उस स्पेस का नाम फिल्ट्रेशन स्लिट या इसी का दूसरा नाम स्लिट पोर है। ब्लड फिल्टर्ड फाइनली थ्रो दीज मेम्ब्रेन, और लिखा है ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, बस किसको छोड़ देना है, प्रोटीन को। और ब्लड की बात करेंगे तो प्रोटीन और ब्लड सेल दोनों छोड़ देना है। पहुंच जाएंगे कहाँ, ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। इसी नाते इस प्रोसेस का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, इसको कहते क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या इसी को GFR कहते हैं। और GFR किसी हेल्दी इंडिविजुअल में लगभग कितना होता है, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी में पाई जाती है बिल्ट इन मैकेनिज्म, किसके लिए, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऐसी ही एक मैकेनिज्म किसके द्वारा होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से होती, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JGA कहते हैं। ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। JGA क्या है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। कैसे बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन। कहाँ होता है, DCT में। और कहाँ होता है, एफरेंट आर्टीरियोल में। कहाँ, जहाँ उनका कांटेक्ट होता है। जैसे ही फॉल हो जाएगा किसमें, GFR, क्या एक्टिवेट हो जाएंगी, JG सेल, क्या रिलीज कर देंगी, रेनिन। वो स्टिमुलेट कर देगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। कैसे स्टिमुलेट करेगा ये अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा देगा तो GFR फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। कैसे, वो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ेंगे। कह रहा वॉल्यूम का कंपेयर कर लो, कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना, 180 लीटर, और यूरिन पर डे कितना है, 1.5 लीटर। इससे पता चल रहा है कि लगभग 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। कौन रीअब्जॉर्ब करेगा, रीनल ट्यूब्यूल। ये प्रोसेस का नाम रीअब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ये कैसे करेंगे, या तो एक्टिव या तो पैसिव। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम का फिल्ट्रेट में रीएब्जॉर्प्शन होगा, कैसे, एक्टिव। जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट रीएब्जॉर्ब होंगे कैसे, पैसिव। रीएब्जॉर्प्शन अगर वाटर का करोगे तो ये पैसिव होगा, कहाँ, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो ट्यूब्यूलर सेल हैं वो सिक्रीट भी करती हैं, क्या, H+ और क्या, K+ और क्या, अमोनिया। किसमें, फिल्ट्रेट में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का। लेकिन इसका असर देखो कहाँ पड़ जाएगा, ये मेंटेन करेगा आयनिक एंड क्या, एसिड बेस बैलेंस कहो या क्या कहो, pH बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो आज बच्चों हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा है। अगले लेक्चर पर हम आपको फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पढ़ाएंगे, और फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।